देंगे आपका लेक्चर नंबर 24 हालांकि 20 लेक्चर में पूरी हुई थी, लेकिन आप लोगों को अच्छे कंटेंट को पढ़ाए जाने के उद्देश्य को मद्देनजर रखते हुए इस कांसेप्ट को मैंने थोड़ा और बढ़ाकर 25 क्लास कर दिया। इसमें चीजों को थोड़ा मैंने और बढ़ा दिया। अगर आप क्लास में आ चुके हैं और आप रेगुलरली क्लास से जुड़ने वाले स्टूडेंट हैं तो आप सब लाइक पहले ही कर लेना, ठीक है? चलो सर कल यही शर्ट पहनी थी, मैं ऐसी शर्ट पहन लेता हूं, मुझे इतना ज्यादा कोई फर्क पड़ता है नहीं, ठीक है? मुझे ऐसा दिखावा करना होता है नहीं। अगर तुम ये भी कह दोगे सर आप 4 दिन से ना रहे तो मैं तब भी मान लूंगा, ठीक है? बहुत बड़ा आदमी जेन्युइन एकदम जैसे कहते हैं एकदम आर पार के रखते थे। अब हम बात करते हैं कल की क्लास में जो हम ढांचे का डिस्कशन कर रहे थे। कल की क्लास के अंदर ढांचे का डिस्कशन हो चुका था और मैं थोड़ा-सा एक ना ब्रीफ दे देता हूं कि कल की क्लास में आपका क्या कुछ हो चुका है, आज की क्लास में क्या कुछ समझाने वाले हैं। मैंने आपको बताया था कि भाई तथास्तु सीरीज के अंदर मैंने आपको बताया था कि मेरे लाल तथास्तु जो सीरीज है आपकी, कौन सी तथास्तु सीरीज जो आपकी है, इस तथास्तु सीरीज में मैं आपको डिस्कस करूंगा कंप्लीट पॉलिटी देन कंप्लीट जीके। तो मैं इसमें आपको कंप्लीट जीके कराने वाला हूं। जो लाइव रहती है यूट्यूब पर, लाइव वो यूट्यूब पर रहती है और जब वो लाइव यूट्यूब पर कवर हो जाती है तो उसके बाद उसकी जो रिकॉर्डेड वीडियो है वो केवल केवल ऐप में आपको देखने को मिलती है, ठीक है? वो केवल ऐप में आपको देखने को मिलती है, ऐप में आपको देखने को मिलती है वीडियो जो रिकॉर्डेड होती है। आप हमारा परचेज कर सकते हैं बैच जो आपको मिल जाएगा, ठीक है? बेहतरीन तरीके से। दूसरा वहीं पर इसके नोट्स वगैरह भी आपको मिल जाते हैं। अब हम बात करते हैं भाई यहाँ पर कॉन्सेप्ट के पहले मैं तथास्तु सीरीज के अंदर कंप्लीट जीके करानी है तो पहले मैं पॉलिटी कवर करा रहा हूँ, पॉलिटी के बाद देन हिस्ट्री शुरू करूंगा, देन ज्योग्राफी शुरू करूंगा, देन इको शुरू करूंगा और यहाँ पर मैं स्पेसिफिक तौर पर स्टैटिक जीके सभी के लिए फ्री करूंगा। स्टैटिक जीके कोशिश तो ये है कि मैं सबके लिए फ्री कर दूं। स्टैटिक जीके 2026 से 30 यानी एक ऐसा स्टैटिक जीके जो 5 वर्षों के लिए आपका पर्याप्त है। 5 ईयर स्टैटिक जीके मैं आपको फ्री कर दूं कि आगे 5 साल तक के लिए आपको दोबारा स्टैटिक जीके पढ़ना ना पड़े, ठीक है? चलिए आगे हम बात करते हैं, बहुत ध्यानपूर्वक समझते हैं बैच कितने का है, कैसे है, आप जाके एप्लीकेशन पर ही देख लीजिएगा। इस तरीके की चर्चा मैं करता नहीं, ठीक है? मेरा उद्देश्य आप लोगों तक एक अच्छी बेहतरीन उम्दा शिक्षा को पहुंचाना है। इस प्रकार के कमेंटों का किया जाना वास्तविकता दर्शाता है कि आप जानना चाहते हैं कि सर आप कितने कैसी बातें करते हैं। छोड़िए मैं बहुत भावुक हो जाऊंगा, फिर मैं भावुक होकर बहुत कुछ बोल देता हूं, इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूं। तो पॉलिटी को स्टार्ट करते हैं। जो पॉलिटी का आज जो लेक्चर है वो 24वें नंबर का लेक्चर है, ठीक है? तो स्टार्ट करें बहुत बढ़िया तरीके से। ये सब कुछ डिस्कशन हो चुका था। हम बात कर रहे थे आर्टिकल 334 के बारे में, राइट? आर्टिकल 334 के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। बात को समझिए। आर्टिकल 334 के बारे में डिस्कशन करते हैं और बात को समझते हैं। इसमें आरक्षण की समय सीमा के बारे में बताया गया है, मतलब टाइम लिमिट ऑफ द रिजर्वेशन। आर्टिकल 334 इसमें बताया गया बच्चे टाइम लिमिट ऑफ रिजर्वेशन। इसमें टाइम लिमिट बताई गई है, किसकी? टाइम लिमिट ऑफ रिजर्वेशन डिस्कस की गई है। रिजर्वेशन आपकी डिस्कस की गई है। टाइम लिमिट ऑफ रिजर्वेशन डिस्कस की जाती है मेरे लाल। क्या डिस्कस की जाती है? इसमें टाइम लिमिट का डिस्कशन किया गया है, वो भी रिजर्वेशन की कैटेगरी में, ओके? तो अब ये टाइम लिमिट कैसे? देखो जब संविधान लागू हुआ तो रिजर्वेशन मूल संविधान में जो बेसिक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है जो संविधान की शुरुआत में था, इसके अंदर जो रिजर्वेशन रखा गया था वो मात्र 10 वर्ष के लिए रखा गया था कि यह जो लोकसभा और राज्यसभा में सीटों का आरक्षण है वो केवल 10 वर्षों के लिए है। तो वो कितने ईयर्स के लिए रखा गया था? दैट वाज जस्ट फॉर 10 ईयर्स। दैट वाज जस्ट फॉर 10 ईयर्स के लिए वो रखा गया था। लेकिन वर्तमान में अगर हम देखें तो वह हर 10 वर्ष के बाद संशोधित होकर आगे बढ़ता जा रहा है, राइट? हर 10 वर्ष के बाद क्या हो रहा है? वो संशोधित होकर आगे बढ़ता जा रहा है। और ऐसा हो क्यों रहा है? क्या आरक्षण सही नहीं है? क्या आरक्षण सही है? अब यहाँ पर अगर मैंने छोटा सा भी डिस्कशन कर दिया कि रिजर्वेशन सही है, सही नहीं है, तो कुछ लोगों की नजरों में हीरो बन जाऊंगा, कुछ की नजरों में विलन बन जाऊंगा। यहाँ पे मेरी स्थिति ऐसी है कि मैं इसको कुछ बोल ही नहीं सकता, परंतु क्योंकि मैं एक स्पष्ट के बात कहने वाला व्यक्ति हूं तो मुझे इतनी बातों से इतना ज्यादा दिक्कतें नहीं होती। मैं सिंपल तौर पे कह सकता हूं कि जी हाँ, रिजर्वेशन आवश्यक था सरकार की कमियां छुपाने के लिए और अपनी वोट चमकाने के लिए सरकार ने इसको गलत प्रकार से प्रयोग किया है। रिजर्वेशन समाप्त हो जाना चाहिए था, जरूरी भी था, परंतु वर्तमान में ना तो यह जरूरी है लेकिन हटाया नहीं जा सकता क्योंकि यह मूल संरचना में लिप्त हो चुका है। यदि आरक्षण में बदलाव करना चाहते हो तो पहले सरकार के अंतर्गत चीजों को समझ में रहने देना होगा। वापस है ना? तो आरक्षण की जरूरत आज भी समाज में है, इसके पीछे का कारण है सरकार का सही से काम ना किया जाना। सरकार का सही से काम ना किया जाना ये दिखाता है कि जब इसको 10 ईयर्स के लिए रखा गया था तो इसमें थीम ये थी कि 10 वर्षों के अंदर हम समाज को इस प्रकार से बना देंगे, इस प्रकार से बना देंगे कि जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी बार-बार ये क्यों किया गया? सिंपल बता रहा है, चलिए वोट बढ़ानी है। इसमें कोई कांसेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि वोट बढ़ानी है इसलिए ऐसा किया जा रहा है। इसके अलावा इसके अंतर्गत और कोई भी पॉइंटर देखने को नहीं मिलता। वोट्स के कारण किया गया। अब जो लास्ट किया गया था वह किया गया था 104वें संविधान संशोधन के माध्यम से। जो लास्ट आपका किया गया था 104th संशोधन के माध्यम से किया गया था जो 2019 में हुआ था। उसको प्रभावी कब किया जाता है? 1 जुलाई 2020 से इसको प्रभावी करके बता दिया गया कि यह 25 जनवरी 2030 तक प्रभावी रहेगा। ये बात यहाँ पर कह दी गई है, ठीक है? बात है समझ? तो यह बात करती है रिजर्वेशन की जो आपकी सीमा है उसको यहाँ पर तय किया जाता है, ठीक है? नेक्स्ट हम बात करते हैं। इसके बाद आपको अगला सेक्शन आपको देखने को मिलता है 335 सेवा और पदों पर दावे। संघ और राज्य के कार्यकलाप में संबंधित सेवा और पदों के नियुक्ति में एससी-एसटी के दावों पर विचार किया जाएगा। मतलब है क्या बेसिकली प्रशासनिक दक्षता को बनाए रखना अनिवार्य है। जॉब्स के अंदर और प्रमोशंस के अंदर एससी-एसटी को रिजर्वेशन। एससी-एसटी रिजर्वेशन मतलब यहाँ पर क्या है? जो आपका सेक्शन 335 है तो रिजर्वेशन इन द जॉब्स, रिजर्वेशन इन जॉब्स फॉर रिजर्वेशन इन जॉब्स एंड प्रमोशन। रिजर्वेशन जो बताया जाता है प्रमोशन के लिए एंड जॉब्स के लिए। जो रिजर्वेशन है आपका, जो आरक्षण है आपका, जो आपका आरक्षण है किस चीज के लिए सर जी? तो जॉब्स के लिए, प्रमोशन के लिए वह दर्शाया गया है। मतलब इसी के अंदर यह डिस्क्राइब किया गया है कि सेवाओं और पदों पर दावे जो ठोके जाते हैं वह 335 के माध्यम से ठोके जाते हैं। इसमें बताया जाता है प्रमोशन के अंदर भी रिजर्वेशन की जरूरत पड़ जाती है। रिलैक्सेशन क्वालिफाइंग मार्क्स योग्यता अंकों में छूट देना इसी अनुच्छेद के तहत होता है। कट ऑफ का कम जाना इसी आर्टिकल के तहत होता है। कट ऑफ का कम जाना यूपीएससी में कट ऑफ का कम जाना या गवर्नमेंट एग्जाम में कट ऑफ का कम जाना, गवर्नमेंट एग्जाम्स में कट ऑफ का कम जाना, कट ऑफ का कम होना इसी के थ्रू होता है। और वह आपका संरक्षित कैसे होता है? आर्टिकल 16 के क्लॉज के अंतर्गत वह आपका अगर देखा जाए तो वह संरक्षित आपका रहता है, देखा जाए तो वह आपका संरक्षित होता है, ठीक है? याद रखिएगा। आगे हम बात करते हैं, ठीक है? चलो ओके चलिए। तो साइंस कराओगे, साइंस की वीडियो डलवा दूंगा यार, मैं साइंस पढ़ा रहा नहीं होता हूं, ठीक है? मैं काम करता हूं, क्यों तुम लोगों का टाइम वेस्ट करूं? मैं साइंस नहीं पढ़ाता, मैं साइंस नहीं पढ़ाता। ऐसा नहीं है साइंस पढ़ानी नहीं आती, लेकिन साइंस से पढ़ाने में जो है ना अपने बहुत लंबे टाइम से अपन पढ़ा नहीं रहे, इसलिए हम नहीं पढ़ा रहे होते साइंस। एक बच्चा कह रहा है सर जयकाल महाकाल, जयकाल महाकाल विकराल शंभु, जीवन हो या मृत्यु दोनों ही तुम हो, जन्म जन्मांतर की कड़ियां लड़ियां, हर जीवन हर सार तुम हो। अब यह बात को समझिएगा, सेवा और पदों पर दावे ठोकेगा और यह आर्टिकल 335 के प्रयोग के माध्यम से ऐसा किया जाता है। प्रणाम नितिन, आगे बात करते हैं इसके अंतर्गत क्या होगा। देखिए थोड़े से पॉइंटर्स की हम बात करते हैं। आर्टिकल 338 के बारे में डिस्कशन होता है। आर्टिकल 338 को मुझे अलग से बताना पड़ेगा, इसमें बच्चों को समझने में इशू आता है, तो मैं 338 को कुछ ऐसे बताता हूं। एक ग्राफ लाइन के तहत मैं इसको बताता हूं और इसको समझने में आपको इशू नहीं आएगा, ठीक है? इसको समझने में आपको इशू नहीं आएगा। एक ग्राफ लाइन थी और जब संविधान लागू होता है 26 जनवरी 1950 जब संविधान लागू होता है 26 जनवरी 1950 में संविधान की शुरुआत हुई। यहाँ पे आर्टिकल 338 में क्या था? आर्टिकल 338 में ये था कि हितों के संरक्षण होना चाहिए। बेटा इसको यहीं पे लिख लेना, फिर बाद में ये मत कहना लिखना नहीं था, एक ही बार बताऊंगा, ठीक है? वो तुमने वो बात सुनी है कि एक टीचर से आप 10 बार पूछो 10 बार बताऊंगा। मैं ऐसा टीचर नहीं हूं भाई, पहली बता रहा हूं। मेरे से तुम एक बार पूछोगे मैं एक ही बार बताऊंगा। अगर तुम 10 बार पूछोगे तो मैं सिर्फ तुम्हें रिकॉर्डेड वीडियो दूंगा, ठीक है? ये तुम बुद्धि में बिठा लेना, है ना?
यहाँ समझने पहले आर्टिकल 338 में क्या बताया गया था? इसमें बताया गया था कि अनुसूचित जाति जो अनुसूचित जाति है या स्लैश जनजाति जनजाति के अधिकारों के जनजाति के अधिकारों की रक्षा के प्रावधान अधिकारों की रक्षा के प्रावधान अधिकारों की रक्षा के प्रावधान थे रक्षा के प्रावधान यहाँ बनाए गए थे। ये था आपका मूल आर्टिकल, यह था आपका मूल आर्टिकल। ठीक है जी हाँ, याद रखना। तो यह है बेसिक प्रोविजन है आपका। ठीक है, यह आपका शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स जो होती हैं, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के जो अधिकार होते हैं, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब राइट्स प्रोविजंस के बारे में डिस्कशन किया गया था कि इनके अधिकार किस प्रकार से होते हैं, ये यहाँ बताया गया। फिर ये जो चीजें फिर आगे बढ़ी, ठीक है, फिर ये चीज आगे बढ़ी। अभी बच्चा क्लास के अंदर आके बोला कि एनटीपीसी के लिए काफी, तो एक बार इनको बता काफी है नहीं। फिर एक संशोधन होता है, संशोधन होता है 65वां 65वां संशोधन होता है, और यह संशोधन होता है 1990 में, संशोधन होता है आपका 1990 में। इसके माध्यम से क्या किया जाता है सर, यहाँ पर आर्टिकल 338 में क्या किया गया, आर्टिकल 338 के अंदर संविधान में एक संशोधन किया जाता है, और वो संशोधन क्या इसमें कह दिया गया, नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड एसटी, एक राष्ट्रीय आयोग बना दिया गया, संयुक्त राष्ट्रीय आयोग बनाया गया, एक नेशनल कमीशन बना दिया गया, राष्ट्रीय आयोग बना दिया गया। और ये किसके लिए था राष्ट्रीय आयोग, नेशनल कमीशन बनाया गया था, नेशनल कमीशन बनाया गया था मेरे भाई। और ये जो नेशनल कमीशन था वो किसके लिए था, नेशनल कमीशन सर ये है आपका नेशनल कमीशन था शेड्यूल कास्ट के लिए और शेड्यूल ट्राइब के लिए, ये दोनों के लिए संयुक्त था। बट धीरे धीरे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में आपस में भी कुछ मुद्दों को लेकर विवाद होने लगे, राइट, कुछ मुद्दों को लेकर विवाद होने लगे, मामला ठीक नहीं चल पाया। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर इसमें संशोधन करना पड़ा। 89 संशोधन हुआ 2003 में, 89 संशोधन होता है मेरे लाल 2003 में होता है, तब होता है 2003 में। इसके माध्यम से क्या किया गया, 2003 के संशोधन के माध्यम से क्या हुआ, इसमें दो भाग हो गए इसके, एक तो रह गया 338 और एक नया आर्टिकल इंट्रोड्यूस कर दिया गया 338 ए, दिस वाज न्यूली इंट्रोड्यूस्ड। इसमें हो गया नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, और मेरे लाल इसके अंदर हो गया आपका नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, एनसीएसटी आपका यहाँ हो जाता है। यह अनुसूचित जनजाति के लिए, अनुसूचित जाति के लिए। अब वर्तमान में इसके अध्यक्ष की बात अगर मैं करता हूँ तो इसके अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, इसके अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, मुझे दोनों का थोड़ा बता दीजिए। अगर मैं एसटी के अध्यक्ष की बात करता हूँ, राष्ट्रपति इनको नियुक्त करता है, राष्ट्रपति इनको नियुक्त करता है, ठीक है, याद रखना, दैट इज मकवाना, ये मिस्टर मकवाना है यहाँ पे। एंड 338 ए के अंतर्गत हर्ष चौहान है, यहाँ मकवाना है मेरे भाई, ठीक है, मिस्टर मकवाना आपके हैं, मकवाना आपको देखने को मिल जाएंगे, मकवाना, ठीक है। और यहाँ अध्यक्ष है आपके हर्ष चौहान, हर्ष चौहान आपके देखने को मिल जाएंगे। यही नहीं है, अभी और सुनिए, इसके अंदर संशोधन का एक और रुखा नहीं, फिर आप देखेंगे 10 सीए आपका फिर हो गया, 102वां संविधान संशोधन आपका फिर हो गया, ये 2018 में हुआ था 102वां संविधान संशोधन। इसके माध्यम से इसमें 338 बी भी जोड़ दिया जाता है, और ये क्या था, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, ठीक है, याद रखना। एनसीबीसी हो जाता है, बीसी का मतलब बैकवर्ड क्लास, ठीक है, याद रखना। बैकवर्ड क्लास आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास आपको देखने को मिलता है, मैं इसको लिख देता हूँ, इसका मतलब पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग आपका होता है बैकवर्ड क्लास, पिछड़ा वर्ग आपका होता है जिसको बोलते हैं बैकवर्ड क्लास, इसको बैकवर्ड क्लास बोला जाता है। कमाल की बात यह है कि बैकवर्ड क्लास किसके अधीन काम करता है, वर्क अंडर ओबीसी, वर्क अंडर ओबीसी काम करता है, वर्क अंडर ओबीसी, वर्क अंडर ओबीसी, ये ओबीसी के अधीन काम करता है, ठीक है। अब हंसाराम गंगाराम अहीर कहाँ पे, हंसाराम गंगाराम अहीर नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास के अंदर आते हैं, राइट जी हाँ, ये ओबीसी के अधीन काम करता है, बीसी डिपार्टमेंट है, ठीक है। चलिए, अरे पिछड़ा बेटा जो 340 में वो अन्य पिछड़ा वर्ग है, ये पिछड़ा वर्ग है, वो अन्य पिछड़ा वर्ग, ठीक है। यार देखो इस मामले में थोड़ा समझिए, वो अलग है, ये अलग है, ठीक है, थोड़ा अलग बुद्धि का प्रयोग नहीं करते हैं आप लोग। हंसराम गंगाराम अहीर देखने को मिलता है। चलो ओबीसी का भी डिस्कशन मैं यहीं कर लेता हूँ, राइट, ओबीसी का डिस्कशन भी मैं यहीं पे कर लेता हूँ। ओबीसी का डिस्कशन क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहीं पे करना पड़ेगा ओबीसी का डिस्कशन। चलो यहाँ पैलेट मैंने डालिए, आई जस्ट पुट अ पैलेट, तभी आप समझ पाएंगे। यहाँ पर मैं डालता हूँ आर्टिकल 340 को लेकर, यहाँ है मेरे लाल आर्टिकल 340। आर्टिकल 340 किस बारे में चर्चा करता है सर, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए था, किसके लिए था, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए था, अन्य पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग कैटेगरी के लिए था, इसको बोलते हैं ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास। शुरुआत में कोई डिपार्टमेंट नहीं था, शुरुआत में देयर वाज नो डिपार्टमेंट, चर्चा की गई थी कि जो अन्य पिछड़ा वर्ग है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, उनके अधिकारों की रक्षा के प्रावधान यहाँ पर दिए गए थे। बट इसके लिए क्या होता है, इसके लिए आपके ओबीसी कमीशन बनाए गए। जैसे पहला ओबीसी कमीशन कब बनाया गया, फर्स्ट ओबीसी कमीशन कब बनाया गया, पहला ओबीसी कमीशन बनाया जाता है मेरे लाल, पहला ओबीसी कमीशन बनाया जाता है 1953 में, और इसके अध्यक्ष चुने जाते हैं काका कालेकर। तो पहले ओबीसी अध्यक्ष के जो पहले ओबीसी आयोग के जो अध्यक्ष है वो कौन है, तो इसके अध्यक्ष आपको देखने को मिलते हैं काका कालेकर। कौन है, काका कालेकर आपको देखने को मिलेंगे। बट यह फ्लॉप रहा, इतना बेहतरीन काम नहीं कर पाए क्योंकि इनकी जो डिमांड थी वो अनरियलिस्टिक थी। फिर हम सेकंड ओबीसी कमीशन का डेवलपमेंट करते हैं इधर, सेकंड ओबीसी यहाँ पर बनाया जाता है, सेकंड ओबीसी कमीशन यहाँ पर बनाया गया, कमीशन आपका यहाँ पर बनाया जाता है, कमीशन आपका यहाँ बनाया गया, जो है आपका 1978 और 9 के बीच में बनाया गया था, और ये था बीपी मंडल कमीशन था। इसको बोला जाता है बीपी मंडल कमीशन, यानी बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल कमीशन बनाया जाता है। ये बहुत बढ़िया था, और इसी के आधार पर कहा गया 1993 से 1993 में इसको एक्सेप्ट किया गया, एक्सेप्ट हुआ है, और 1993 में क्या होता है बच्चे, नेशनल कमीशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लास की एस्टैब्लिशमेंट होती है। फाइनली यह बनता है। अब इसमें ये चीज कह दी जाती है, मेरे इसमें ये चीज कह दी जाती है कि यहाँ पर जैसे हम डिस्कशन कर रहे हैं ओबीसी का, तो ओबीसी का सब क्लासिफिकेशन दिया गया, ओबीसी का सब क्लासिफिकेशन दिया गया, इसके अंदर इसका विभाजन दिया जाता है, इसमें इसका विभाजन भी दिया गया कि ओबीसी दो प्रकार के हो सकते हैं, विभाजन प्रकार बताए गए दो प्रकार के, एक तो हो सकते हैं क्रीमी, एक हो सकते हैं नॉन क्रीमी, एक तो हो सकते हैं क्रीमी और एक हो सकते हैं नॉन क्रीमी। नॉन क्रीमी दो प्रकार से बताए जाते हैं। झारखंड क्षेत्र में इसको ओबीसी 1 ओबीसी 2 कहा जाता है, राइट। और ये कैसे होते हैं, जो क्रीमी होते हैं उनकी एनुअल इनकम 8 लाख प्लस होती है, 8 खोके से ज्यादा कमाते हैं, और इनकी 8 लाख माइनस होती है 8 खोके से कम कमाते हैं। और अगर मैं कहूं तो इनके लिए रिजर्वेशन कितना होता है, 27% रिजर्वेशन इनको दिया जाता है, 27% रिजर्वेशन यानी आरक्षण इनको दिया जाता है। मेरे ख्याल से आप समझ पाए हैं ओबीसी को लेकर। ओबीसी के जो अध्यक्ष वर्तमान में है उनका नाम हंसराम गंगाराम अहीर है, अहीर मतलब यादव, यादव मतलब अहीर। तो इसके अध्यक्ष की मैं अगर बात करूं, वर्तमान में अध्यक्ष इसके कौन है, जो एनसी-ओबीसी है इसके अध्यक्ष हैं आपके कौन, हंसाराम गंगाराम अहीर, इसके वर्तमान अध्यक्ष आपको देखने को मिल जाएंगे। अच्छा जी, अहीर आपके अध्यक्ष देखने को मिलेंगे, ठीक, फटाफट इसको नोट करिए। रिजर्वेशन इज ऑफ 27%, 27% रिजर्वेशन है, 27% रिजर्वेशन देखने को मिले, ठीक है, याद रखिए। कोई समस्या तो नहीं है आपको, बताते चलो, नोट होते बताइए भैया। किसको याद नहीं, किसको वैवशीन मिर्जा, अंजल भाई, आपको जब भी कांटेक्ट करना हो आप इंस्टाग्राम के माध्यम से कर सकते हैं, जी ट्राना .7 से। आपको तूफानी सेवा अभी रिप्लाई, अभी मैसेज कर दीजिए, अभी रिप्लाई मिल जाएगा आपको। अच्छा आईडी नहीं है आपकी, ये भी ठीक है भाई। एसटी एसटी के लिए रिजर्वेशन कितना है, फिक्स नहीं है, 18 से 26% के बीच में लाई करता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, इसको यहाँ पर स्पष्ट किया गया 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की जाती है, ये इनके हितों की रक्षा के लिए होता है। इसमें केवल एक विशेष अधिकारी होता था, वैसे भी संशोधन के माध्यम से बहुसदस्यीय बना, बट धीरे धीरे शिकायतों को बढ़ाया गया, 338 ए बनाया जाता है, और फिर हम 338 बी भी बनाते हैं। इसके बाद 340 को हम देखते हैं, तो यह पिछड़े वर्गों की दशा में
जांच करता है, वो ओबीसी की चर्चा करता है और रिजर्वेशन के आधार को बनाता है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 341 342 341 342 ये बहुत ध्यानपूर्वक समझना होगा आपको। 341 342 ये समझाना थोड़ा मुश्किल पड़ता है, बच्चों को समझना तो ये आसान है। अगर मैं आपको सच बताऊं, अगर कोई शिक्षक इसको बहुत अच्छे प्रकार से समझाए तो ये समझने में बड़ा आसान है। देखो समझाता हूं, ये मैं यहाँ बनाऊंगा 341 और यहाँ मैं बनाऊंगा आपका 342, ठीक है। यहाँ इस प्रकार से मैं दोनों को क्लियर करूंगा। इसको मैंने फिगर दिया, तो मैंने इस वाले पोर्शन को फिगर दिया, दोनों पोर्शन को मैंने फिगर दे दिया। जैसे आर्टिकल 341 के अंतर्गत क्या बताया जाता है, आर्टिकल 341 के अंतर्गत क्या बताया जाता है, एससी जातियों की अधिसूचना। कौन सी जाति ऐसी कैटेगरी में आएगी, कौन सी जाति ऐसी कैटेगरी में नहीं आएगी, ठीक। जैसे कि अगर हम बात करते हैं एससी या एससी जातियों की, अनुसूचित जातियों की अधिसूचना, अधिसूचना व सूची, अधिसूचना नोटिफाई, अधिसूचना तथा सूची का विभाजन है, सूची मतलब क्या है मेरे लाल, इसके अंदर नोटिफाई, एससी लिस्ट नोटिफाई, इसको बोलते हैं एससी लिस्ट नोटिफाई, एससी लिस्ट नोटिफाई। मतलब कौन सी जाति एससी में होगी, कौन सी जाति एससी में नहीं होगी, वो बात यहाँ पर बताई गई, ठीक है। चलिए याद रखना। आर्टिकल 342 की बात करते हैं, आर्टिकल 342 की बात करते हैं। इसके अंतर्गत क्या है बच्चे, एसटी की अधिसूचना जाति, एसटी की अधिसूचना तथा सूची, एसटी की अधिसूचना प्लस सूची, अधिसूचना प्लस सूची का डिस्कशन यहाँ किया गया। एसटी लिस्ट नोटिफाई, एसटी लिस्ट नोटिफाई आपको देखने को मिलता है। कमाल की बात है दोनों। अब दोनों के बारे में ही हम डिस्कशन करेंगे, दोनों के बारे में ही हम समझेंगे। कमाल, ठीक है। अब बात करते हैं रजत मेरे लाल, समझना कि राष्ट्रपति किसी जाति जनजाति को पहली बार अधिसूचित करते हैं संबंधित राज्य राज्यपाल से परामर्श करके। संसद में कोई भी बदलाव जोड़ना हटाना केवल संसद विधि के द्वारा हो सकता है। सूची में कोई बदलाव अगर होना है पार्लियामेंट पर डिपेंड करता है, राज्य सरकार सूची में बदलाव नहीं कर सकती, ये पॉइंट है, ठीक है। चलिए ठीक है अनुपम, पीडीएफ को आप, मैं तो कहता हूं बेच डालिए इसको। बात को सुनिए, आर्टिकल 341 ये रहा, आर्टिकल 342 ये रहा। अब बता दीजिए लिस्ट नोटिफिकेशन आपको समझ में आया या नहीं आया, जैसे आप बताएंगे फिर हम आगे बढ़ें। नोट करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए। बात है समझ, ठीक है। चलिए सर आपकी वजह से अनुपम को कुछ नहीं बोल रहा हूँ। कोई बात नहीं। अच्छा इससे संबंधित ना एक आपको अमेंडमेंट भी देखने को मिलेगा, जो 105th अमेंडमेंट है, जो आपका 105वां संशोधन है, 105वां संशोधन है मेरे लाल आपका, उसकी मैं चर्चा करता हूं। 105वां संशोधन किससे रिलेट करेगा, तो वास्तविकता में 105वां संशोधन जो है वो 2021 का था। उसके अंतर्गत यही चर्चा की गई थी कि नोटिफाई करने की क्षमता राज्य सरकार को भी होगी, लिस्ट में नोटिफाई करना राज्य सरकार को भी होगा। सूची में अधिसूचना, सूची में अधिसूचित, सूची में अधिसूचित राज्य सरकार भी कर सकती है, सूची में अधिसूचित राज्य सरकार भी कर सकती है, राज्य सरकार भी कर सकती है, भी कर सकती है कि नोटिफाई अगर करना है किसी लिस्ट में, ठीक है, नोटिफाई अगर किसी लिस्ट में करना है तो वो स्टेट गवर्नमेंट भी नोटिफाई कर सकती है, ये बात यहाँ पर बताई गई, ठीक है। चलो याद रखेंगे, बहुत बेहतरीन। ये आपका 2021 का संशोधन है, ये अच्छा संशोधन रहा है, ठीक है। चलिए शाबाश। अब हम बात करते हैं कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स। ये वाला जो पोर्शन होता है ये थोड़ा जरूरी है, लैंडमार्क जजमेंट्स जरूरी है, इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम बात करते हैं इंदिरा साहनी का केस 1992 का है, आरक्षण की सीमा 50% तय की गई, क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू किया गया। और एम नागराज 2006 इसमें पदोन्नति में रिजर्वेशन पर शर्त लगाई गई कि पिछड़ापन अपर्याप्त प्रतिनिधित्व और प्रशासनिक दक्षता ये जरूरी होगी कि प्रमोशन के अंदर भी रिजर्वेशन ना मिले। एम नागराज है। जनरल सिंह की जो समिति थी ये बताती है एससी एसटी को पदोन्नति में आरक्षण के लिए मात्रात्मक डेटा, क्वांटिफाइड डेटा की आवश्यकता नहीं, ऐसे ही डायरेक्टली उनको रिजर्वेशन दे दिया जाए। तो दीज आर सम लैंडमार्क जजमेंट्स। इंदिरा साहनी का केस और बालाजी राघवन का केस है। बालाजी राघवन कहते हैं कि आर्थिक तौर पर ही यहाँ कार्य होना चाहिए, रिजर्वेशन केवल आर्थिक आधार पर मिलना चाहिए, लेकिन इंदिरा साहनी ने तय किया था कि रिजर्वेशन बेस के लिए सामाजिक दृष्टिकोण अधिक जरूरी है, आर्थिक दृष्टिकोण तो जरूरी है ही नहीं। ये बात यहाँ बताई गई थी, नोट कर लीजिएगा। मैं इसको सिर्फ पॉइंट बना लेना कि ये थे, आप स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ठीक है। ये लीजिए, आगे बात अगला सवाल की हम डिस्कशन कर लेते हैं, आपको बढ़िया तरीके से समझ आएगा। अब यहाँ से आगे सारा हैंडरिटन मामला होगा, पार्ट 17 पूरा हैंडरिटन है, 2 पेज में खत्म कर देता हूँ पार्ट 17 को, और 2 मिनट में 5 मिनट में खत्म करूंगा पार्ट 17। पार्ट 17 के बारे में डिस्कशन करते हैं, थोड़ा थोड़ा समझिए। पार्ट 17 के बारे में डिस्कशन क्या है, पार्ट 17 के बारे में डिस्कशन क्या है वो समझें। पार्ट 17, पार्ट 17 में आर्टिकल आपके कितने हैं, आर्टिकल आपके कितने हैं, 343 से 351 आपके आर्टिकल देखने को मिलते हैं, 337 से 43 से 351 आपके आर्टिकल्स हैं जिसमें शामिल होते हैं, ठीक बात है। चलो इसके बारे में ही हम डिस्कशन कर लेते हैं। यह पार्ट 17 है, या क्या मिला, यही पार्ट 17 है, इसके बारे में ही हमें डिस्कशन करना है, ठीक है। चलो अब हम इसका डिस्कशन करना शुरू करते हैं मेरे भाई। आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक है, और सबसे पहले हम आर्टिकल 343 की अगर हम बात करते हैं कि पहले तो आप ये समझ लीजिए आखिरकार इसमें कहा क्या जाता है। सर इसके अंतर्गत आपको डिस्कशन किया गया है भारत के अंतर्गत बोली जाने वाली भाषाओं के प्रावधान, भाषाओं के प्रावधान है, भाषाओं के प्रावधान आपके यहाँ डिस्क्राइब किए जाते हैं। लैंग्वेज प्रोविजंस इसमें डिस्क्राइब है। कौन से प्रोविजंस हैं भाई साहब इसमें, लैंग्वेज प्रोविजंस इसमें डिस्क्राइब है, प्रोविजंस इसमें डिस्क्राइब किए गए, लैंग्वेज प्रोविजंस मेरे लाल इसमें डिस्क्राइब किए गए। एंड व्हाट आर दिस लैंग्वेज प्रोविजंस, ठीक है। चलिए लैंग्वेज प्रोविजंस आपके आर्टिकल पहले 3 तरीके की लैंग्वेज होती है, आप समझना। एक होती है राजभाषा, एक होती है राजभाषा, एक होती है राज्य भाषा, और एक होती है आपकी राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा आपकी होती है। अब तीनों में डिफरेंस है, तीनों में डिफरेंस है, इन तीनों डिफरेंसेस को मैं लिख देता हूं। राजभाषा का मतलब होता है ऑफिशियल लैंग्वेज या एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज, इसको ऑफिशियल या एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज बोलते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज इसको बोला जाता है, इसको स्टेट लैंग्वेज बोला जाता है, स्टेट लैंग्वेज इसको बोला जाता है। एंड राष्ट्रभाषा को बोलते हैं नेशनल लैंग्वेज, इसको नेशनल लैंग्वेज बोला जाता है, इसको नेशनल लैंग्वेज बोला जाता है। तो ये सारी बातें देखने को मिलती है। अब यहाँ पर तीनों में डिस्कशन क्या है, राजभाषा का मतलब क्या है, जो आधिकारिक कार्यों के लिए है, जितने भी हमारे सभी आधिकारिक कार्य हैं उसके लिए है, सभी आधिकारिक कार्यों के लिए, कार्यों के लिए, कार्यों के लिए, सभी आधिकारिक कार्यों के लिए आपका यहाँ ये देखने को मिलता है, ठीक है। दूसरा राज्य भाषा किसके लिए है, सर ये स्टेट की भाषा है, स्टेट की भाषा है, स्टेट अपने यहाँ कोई भी भाषा बोले, अली बे पे ते छे वो चाहे वो बोले, तो आपको यहाँ देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि नेशनल लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज क्या होती है, जो संपूर्ण राष्ट्र के द्वारा स्वीकृत है, संपूर्ण राष्ट्र के द्वारा स्वीकृत है, संपूर्ण राष्ट्र द्वारा स्वीकृत है, संपूर्ण राष्ट्र द्वारा स्वीकृत है।
राष्ट्र द्वारा स्वीकृत है, बट ऐसी कोई भाषा ही नहीं है, स्वीकृत है ऐसी भाषा भारत में नहीं है, ठीक है, विच इज नोटिफाइड बाय द एंटायर नेशन दैट इज करंटली नॉट अवेलेबल इन इंडिया। अब हम बात करते हैं भाई साहब एक और बात, एक ट्राई लैंग्वेज फार्मूला होता है, कल्चरल लैंग्वेज फार्मूला होता है, एक तो होता है मेरे भाई इसके अंदर ट्राई लैंग्वेज फार्मूला होता है, ट्राई लैंग्वेज फार्मूला आपको देखने को मिलता है, फार्मूला है, ट्राई लैंग्वेज फार्मूला जहां तक मुझे याद है 1966 में आया था, है ना, त्रिभाषी आपका जो सूत्र है, त्रिभाषा सूत्र जो आपको देखने को मिलता है, एक बात है सर, त्रिभाषी सूत्र आपको देखने को मिलता है 1966 में, इसमें बताया गया कि एक बच्चे की प्राइमरी एजुकेशन तीन भाषा में होनी चाहिए, हिंदी, ठीक है, हिंदी इंग्लिश और जो भी उसकी राज्य की भाषा है, बताया गया था तीन भाषा होनी चाहिए, हिंदी इंग्लिश और जो भी उसकी राज्य की भाषा राज्यभाषा में होनी चाहिए, ट्राई लैंग्वेज फार्मूला। ये बच्चा जो था स्टडी मोटिवेशन अभी भाग गया, मैं हाथ से पढ़ा रहा हूं तो भाग गया, तो इस तरीके की जो कमेंट आती है ना बच्चे, उनसे आप सावधान रखकर, मैं तो देखो मुझे तो रोज टाइम मिला, तो मुझे तो पता है कि कौन बालक कितना पानी में है, कौन बालक क्या स्वाद लेने के लिए आया है, तो इस तरीके की जो कमेंट आया करे आप खुद इग्नोर कर दिया करो, उसमें आप मेरा इंतजार मत करा करो कि सर कुछ बोलेंगे, उससे पहले उसको दबोच दिया करो किसी को, ठीक है, आप छोटे मोटे बालक थोड़ी रहे हो यार, तुमको पॉलिटी का 24वें नंबर का लेक्चर है, ये देखो अब यहाँ पर समझिएगा बाबू कि यहाँ पर आपकी सांस्कृतिक लैंग्वेज का भी कॉन्सेप्ट होता है, सांस्कृतिक भाषा का भी कॉन्सेप्ट है, सांस्कृतिक भाषा का भी कॉन्सेप्ट है, सांस्कृतिक भाषा का भी एक कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं कल्चरल लैंग्वेज, कल्चरल लैंग्वेज इसको बोला जाता है। मुझे बताइए सांस्कृतिक भाषाओं के बारे में कि सबसे पहली सांस्कृतिक भाषा कौन सी थी? तमिल थी, तमिल आपको देखने को मिलती है, ठीक, चलिए तमिल आपको देखने को मिलती है, तमिल आपको देखने को मिलती है, तमिल पहले आपको देखने को मिलेगी, तमिल, तमिल के अलावा संस्कृत, मलयालम, कन्नड़, संस्कृत है, मलयालम है, मलयालम, तमिल, संस्कृत, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, कन्नड़, 1 2 2 4 5, अब इसके अंदर जो बची हुई भाषाएं वो और बताएंगे, वर्तमान में 11 है, वर्तमान में 11 आपको देखने को मिल जाती है, वर्तमान में कितनी 11, वर्तमान में 11 आपको देखने को मिल जाएंगी, वर्तमान में 11 है मेरे भाई, वर्तमान में 11 है, राइट, ये लेकिन कॉन्सेप्ट आया कब था बताइए, बताएं जरा, ठीक है, अगर हम बात करते हैं उड़िया, बहुत बढ़िया, उड़िया, प्रीतम, ठीक है, तमिल, मलयालम, बहुत बढ़िया लिख तो दिया भाई, तमिल मलयालम, तमिल भी लिख दिया, मलयालम भी लिख दिया, अरे भाई इकोनॉमिक्स का वन शॉट आ जाएगा मेरे लाल, प्रेमानंद महाराज की जय भाई, लाठी सीरीज आने वाली है, अरे भाई 11 है, तमिल हुई, संस्कृत हुई, मलयालम हुई, तेलुगु हुई, कन्नड़ हुई, ये इंपॉर्टेंट है, दीज आर मेजर्स, और भाषाओं के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है, प्राकृत पाली, बड़े क्रम खंड आपका, ठीक है, चलिए, अरे ये तो बाद में होंगी ना भाई, आप बताएं इसको, आसामी बता रहा है एक, शर्म शर्म भी नहीं आ रही यार, तुम्हें बताओ, तुम्हें बेसिक चीजें नहीं पता है जो एक बच्चे को पता होनी चाहिए, फिर भी नहीं बता रहे हो, और फिर भी यहाँ क्लास में जवान लड़ाई जा रहे हो, ठीक है, चलो, मराठी, आमची मराठी मानुष नेक्स्ट है, अब हम 343 की बात करते हैं, आप इसको पूरा करेंगे, मैं आगे इसको पूरा कराऊंगा ऑब्वियसली, बिना उसको नहीं छोड़ूंगा, बंगाली, असमी, प्राकृत पाली, ठीक है, बंगाली, असमी, प्राकृत पाली, ठीक है, लेटेस्ट है, बंगाली, प्राकृत पाली, बंगाली, असमी, प्राकृत पाली, बंगाली, असमी, असामीज आपको देखने को मिलेगा, उड़िया, उड़िया आपको यहीं पर देखने को मिलेगा, उड़िया आपकी इसी में ऐड होगी, उड़िया में, उड़िया आपकी इसी में ऐड होगी, अभी भी भाषा बची हुई, ठीक है, चलो, तो शुरुआती तो 1 2 3 4 5 6, काफी लंबे समय तक ये 6 रही थी, ठीक है, 6 रही थी, जैनों की भाषा प्राकृत थी, क्षत्रियों की भाषा प्राकृत थी, एक्जेक्टली जैनों की नहीं थी, क्षत्रियों की थी, ठीक है, याद रखना, आगे हम बात करते हैं, बातों को समझना, 343 की मैं चर्चा कर रहा हूँ, इसमें एक भाषा बची हुई, कौन सी बची हुई है वो बात करेंगे, ठीक है, तो फिर हम बात करते हैं इसके बारे में कि एक पॉइंट आपका समझता है कि 343 के अंतर्गत क्या आपको देखने को मिला, पंजाबी नहीं है, यहाँ बताया गया है राष्ट्र की भाषा या फिर राष्ट्र की राजभाषा हिंदी होगी, राजभाषा हिंदी होगी, राष्ट्र की राजभाषा क्या होगी, हिंदी होगी, राष्ट्र की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी, तथा लिपि जो होगी वह देवनागरी होगी, ठीक है, लिपि जो होगी वो देवनागरी, लिपि क्या होगी मेरे भाई, लिपि देवनागरी होगी, देवनागरी होगी, ये बात यहाँ पर बताई गई कि यहाँ लैंग्वेज जो होगी, ऑफिशियल लैंग्वेज जो होगी वो क्या होगी, जो आपका, अरे हिंदी नहीं है भाई, हिंदी नहीं है बच्चे, हिंदी नहीं, पारसी, पारसी है, पारसी, पाली, प्राकृत तो पारसी एक बार में की गई थी, बाद में बंगाली और असमीज को छोड़ा गया, ठीक है, यहाँ पर बताया जाता है कि जो लैंग्वेज होगी, नेशन की जो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी वो हिंदी होगी, जो लैंग्वेज होगी वो क्या होगी, लैंग्वेज होगी हिंदी होगी, और जो स्क्रिप्ट होगी वो क्या होगी, देवनागरी, जो स्क्रिप्ट होगी वो देवनागरी, स्क्रिप्ट होगी वो क्या होगी, देवनागरी, ठीक है, 343 में बताया गया है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 343 पर 344, 344 की हम बात करते हैं, ठीक है, चलिए, सॉरी फारसी गलत लिख दिया मेरे भाई, कृपया करके इसको मैंडेट करके मराठी लिख लें, मराठी, आइए दोबारा से, अब हम बात करते हैं यहाँ पे राष्ट्रीय अवधारणा के बारे में डिस्कशन करते हैं सीधा कि हाँ जैसे हिंदी है, हाँ आपकी देवनागरी है, इसके बाद आर्टिकल 344 आता है जो इसके बारे में डिस्कशन करता है, 344 आता है जो इस बारे में डिस्कशन करता है, ठीक है, चलो, अगर हम डिस्कशन करते हैं 344 के बारे में, 344 के बारे में हम डिस्कशन करते हैं, ठीक है, चलो, उसी की हम रक्षा करते हैं, और वह क्या है सर, यह एक संसदीय आपकी समिति होती है, राजभाषा के लिए संसदीय प्रक्रिया या समिति, राजभाषा के लिए संसदीय प्रक्रिया, राजभाषा के लिए जो संसदीय प्रक्रिया है वो यहाँ पर बताई दी जाती है, संसदीय प्रक्रिया, संसदीय प्रक्रिया प्लस समिति का डिस्कशन क्या किया गया है, तो इसमें लिखेंगे पार्लियामेंट्री प्रोसीजर एंड पार्लियामेंट्री कमेटी आपको देखने को मिलता है, ठीक है, चलिए, ठीक है, चलो, हम बात करते हैं राजभाषा के लिए जो संसदीय प्रक्रिया है, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर एंड कमेटी, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर एंड कमेटी, प्रोसीजर एंड कमेटी एंड कमेटी, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर एंड कमेटी किस चीज के लिए, हमारी नेशनल लैंग्वेज के लिए, आपको हम बताया जाता है आर्टिकल 344 में, एक बात नोट करिए, सर आपसे मैं मिली हूँ सर, मेरठ से हूँ, आपको याद होगा वरुण सर भी आए थे मुझे फोन करके, अच्छा कौन है आप बताएंगे एक बार, मीटअप वगैरह था क्या कोई, आते ही क्लास के अंदर अनुभव में लगते हाथ ले लिया, कह रहा है खैबड़े कॉपी पेस्ट मत कर, हाँ मीटअप था सर, अच्छा ठीक है,
आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं 344 345 की डिस्कशन कर लेते हैं। यार तुम्हें कैवड़ी का मतलब नहीं पता है, तुम कैवड़ा लिख देते हो, तुम्हें मतलब पता है कैवड़ी का? हैं? कैवड़ा लिख दिया तुमने। यार मुझे बहुत हंसी आती है कैवड़ा सुन के। आर्टिकल 345, आर्टिकल 345, ठीक है? आर्टिकल 345 का मतलब हम समझते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। राज्य अपनी राजभाषा का चयन कर सकता है। राज्य अपनी राज्य भाषा का चयन कर सकता है। राज्य भाषा का चयन कर सकता है। चयन कर सकता है। कर सकेगा, यहाँ लिखा हुआ है। राज्य अपनी राजभाषा का चयन कर सकता है। ठीक है, यहाँ लिखा है। ठीक है, चलिए। अरे नहीं, कैवड़ा वो नहीं होता है, कैवड़ा होता है जो उल्टे हाथ से लिखता है, उसको कैवड़ा बोलते हैं। तो लिखेंगे राज्य अपनी राजभाषा का चयन कर सकेगा। स्टेट कैन चूज देयर, स्टेट कैन चूज देयर, स्टेट कैन चूज देयर, चूज इट्स इट्स स्टेट लैंग्वेज, इट्स स्टेट लैंग्वेज। राज्य अपनी स्टेट लैंग्वेज का चयन कर सकता है। यह डिस्कशन आर्टिकल 345 में किया गया है। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। आर्टिकल 346 का डिस्कशन किया जाएगा। आर्टिकल 346 है। फिर आर्टिकल 346 आपको देखने को मिलेगा। आर्टिकल 346 आपको देखने को मिलता है। आर्टिकल 346 है मेरे भाई। फिर ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं। 346 का 347 भी होगा आपका, 347 का 348 भी होगा, 347 का 348 भी होगा आपका। तो इन सभी के बारे में बात कर लेते हैं। 46 बताइए, आर्टिकल 347 बताइए, आर्टिकल 348 बताइए, 48 बताइए। ये 3-4 मैंने आपको लिखे हैं, इनके बारे में बताइए। ये निर्णय राज्य विधानमंडल द्वारा एक पारित करके लाया जा सकता है। परफेक्ट। 346 के बाद नेक्स्ट हम बात बताते हैं, बाकी के बारे में बताओ भाई। लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन इज हिंदी, 346 में लिखा हुआ है। लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन इज हिंदी, लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन हिंदी होगी। लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन इज हिंदी, लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन इन इट्स स्टेट्स, बिटवीन स्टेट्स इज हिंदी, स्टेट्स इज हिंदी। यहाँ पर ये लिखा गया है। राज्यों के मध्य जो भाषा होती है, ठीक है, चलिए राज्यों के मध्य, राज्यों के मध्य, राज्यों के मध्य, ठीक है, जो विचारण जो संदेश भेजने की है या संचार का माध्यम है, वो चीज यहाँ पर बताया जाता है। ठीक है, चलो संचार का माध्यम, राज्यों के मध्य संचार का माध्यम हिंदी होगा, संचार का माध्यम हिंदी होगा, हिंदी होगा। अगर वो हिंदी नहीं चाहते तो जो भी भाषा वो चाहते हैं वो हो जाएगी। ठीक है, चलिए याद रखेंगे। चलो ठीक है, याद रखेंगे। परफेक्ट। 347 के बारे में आप बात करेंगे। राष्ट्रपति भी अगर चाहे तो किसी राज्य की राजभाषा का चयन कर सकता है। ठीक है, याद रखना। राष्ट्रपति भी अगर चाहे तो किसी राज्य की राजभाषा का चयन कर सकता है। 347 में आपका लिखा होगा, 347 में आपका लिखा होगा। ठीक है, याद रखना। ठीक है, याद रखेंगे थोड़ा सा। मैंने बताया कि राष्ट्रपति के द्वारा भी, राष्ट्रपति के द्वारा भी, राष्ट्रपति के द्वारा भी, राष्ट्रपति के द्वारा भी, राष्ट्रपति द्वारा भी क्या किया जा सकता है, एक राज्य की राजभाषा का चयन कराया जा सकता है। तो यह है राष्ट्रपति के द्वारा भी एक राज्य की राजभाषा का चयन हो सकता है। चयन संभव है, चयन संभव है यदि राज्य ऐसा चाहता है, 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 यदि राज्य ऐसा चाहता है तो राष्ट्रपति भी एक राज्य की राजभाषा का चयन कर सकता है। अगर राष्ट्रपति को वो बोले कि अपन लोग ऐसा चाहते हैं तो आप ऐसा कर दो, तो वो संभव है, तभी वो संभव है। राइट। 348 के अंतर्गत और बताएं, 348 के अंतर्गत क्या है? सर दिस इज नोन एज द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट्स। 348 है, द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट्स 348 आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए 348 में लैंग्वेज ऑफ कोर्ट है, लैंग्वेज ऑफ कोर्ट है, लैंग्वेज ऑफ कोर्ट यानी कोर्ट की भाषा अंग्रेजी रहेगी। तब तक अंग्रेजी रहेगी जब तक कि, ठीक है, जब तक संसद कानून नहीं बना देता है तब तक सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय इंग्लिश नहीं करेंगे। लैंग्वेज ऑफ कोर्ट इंग्लिश है। कब तक इंग्लिश है? अंटिल अंटिल हमारी नेशनल लैंग्वेज एग्जिस्ट नहीं करती, अंटिल वी डोंट हैव नेशनल लैंग्वेज। जब तक हमारे पास कोई नेशनल लैंग्वेज ना आ जाए, जब तक हमारे पास कोई नेशनल लैंग्वेज ना आ जाए तब तक, जब तक कि हमारे पास कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं आ जाती तब तक इंग्लिश रहेगी। अंटिल वी डोंट हैव अ नेशनल लैंग्वेज। अगर हमारे पास कोई नेशनल लैंग्वेज आ जाती है तो बात अलग है, नहीं आती है तो ये नहीं। ठीक है, यह है कोर्ट की भाषा, कोर्ट की भाषा आपको देखने को मिलती है। दूसरा है 349, 349 और देखेंगे। 349 का हम डिस्कशन करते हैं, लिखो फटाफट से 349। 349 भी ऐसा नहीं है कि अलग ही हो, ऐसा नहीं है। देखो अगर हम बात करते हैं भाषा संबंधी प्रावधानों को राष्ट्रपति की पुनः मतलब पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। भाषा संबंधी प्रावधानों को भाषा संबंधी प्रावधानों, भाषा संबंधी प्रावधानों को पेश करने के लिए, प्रावधानों को पेश करने के लिए, पेश करने के लिए, पेश करने के लिए, पेश करने के लिए राष्ट्रपति हस्ताक्षर चाहिए। चलिए राष्ट्रपति हस्ताक्षर चाहिए, प्रायर परमिशन चाहिए, राष्ट्रपति हस्ताक्षर की जरूरत पड़ती है। हस्ताक्षर क्या नीडेड है? हस्ताक्षर नीडेड है तो प्रेसिडेंट सिग्नेचर की आवश्यकता पड़ती है, प्रेसिडेंट सिग्नेचर नीडेड होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि प्रेसिडेंट के सिग्नेचर की जरूरत पड़ती है। सिग्नेचर नीडेड फॉर, नीडेड टू इनिशिएट प्रोविजन, इनिशिएट बिल ऑफ लैंग्वेज। मेरे भाई ये यहाँ पे लिखा हुआ 349। प्रीवियस सेक्शन में प्रेसिडेंट के बिना इसको पारित नहीं किया जा सकता। अच्छा पॉलिटी की वन शॉट भी मेरे द्वारा डाली गई है, मैं आपको बताऊं। मूल विधि की क्लास नहीं होती क्या सर? ठीक है, एक बच्चा मुझसे ये वाली चीज पूछ रहा है मराठी में लिख के, और मैंने पढ़ ली ये बात। अब तुम देखो, ठीक है, देख रहे हो लेवल, देख रहे हो भाई। अब दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि अगर आप चाहते हैं कि इंडियन पॉलिटी का वन शॉट में आपके लिए करा दूं तो वो भी मैं करा चुका हूं। आप लोगों के लिए एक मस्त चैनल क्रिएट किया गया है, ये आप देख रहे हो, ये आप लोगों के लिए क्रिएटेड चैनल है। बहुत दुख होता है मुझे देखकर कि जब मैं कोई बहुत ही तगड़ी वीडियो बना रहा होता हूं, जैसे ये मेरी अब तक की फाइनेस्ट वीडियो है। इस वीडियो को अगर हो सके तो आज अगर आप ना देख पाओ बाद में जरूर देख लेना। ये कल रात में बहुत लेट में शूट करा है मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर इस वीडियो को अगर देख पाओ तो देख लेना, 1 घंटे पहले मैंने वीडियो डाली है, 382 इस पे अभी तक लाइक है, और इसमें पूरी वीडियो मैंने पूरी इंडियन पॉलिटी को मैंने विस्तृत तरीके से बता दिया है। ठीक है, चलो और इस वाली क्लास के बाद इसको देख लेना, और बहुत अच्छे तरीके से स्लाइड्स वगैरह का यूज करते हुए उन्होंने पढ़ाया है। राइट, इसको पढ़ाया है, इसको जरूर देखना, मतलब सारे आर्टिकल है, एक आर्टिकल इसके अंदर बताया गया। ठीक है, चलो याद रखना, थोड़ा सा देखते चलिए। रिकॉर्डेड है बेटा, वो रिकॉर्डेड है, वो रिकॉर्डेड है, देख लेना उसको, 2x पे देख लेना उसको, इस पे 2x पे आप उसको देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं 349 हो चुका है, 350 हम बात करते हैं। हटो बच्चों, 350 आप लिखो।
350 के बारे में इधर डिस्कशन करेंगे अपन। आर्टिकल 350 इधर ही, आर्टिकल 350 यहीं पर है मेरे लाल, आर्टिकल 350, ठीक है, इसका डिस्कशन करते हैं। अब देखो 20 लेता हूं थोड़ा सा। आज जो भाई किसको दिक्कत आ जाती है, किसी महिला के प्रेम संबंध में है, तो आपकी जो मदद है वर्तमान में मैं नहीं कर सकता। आपकी मदद अगर कोई कर सकते हैं तो वो कोई बाबा बंगाली हूँ जो आपको प्रेम विवाह प्यार में धोखा चौटन से छुटकारा ग्रह क्लेश रुके हुए काम का बनाना बचपन की गलतियां उन सबसे दूर करा सकते हैं आपको। अब यहाँ 350 बताया जाता है कि एक सरकारी अधिकारी से की जाने वाली रिक्वेस्ट या सरकारी अधिकारी से किया जाने वाला कोई भी कार्य जो होगा वह हिंदी भाषा में हो सकता है। सरकारी अधिकारी से रिक्वेस्ट, सरकारी अधिकारी से कोई भी रिक्वेस्ट है, सरकारी अधिकारी से रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट या कंप्लेन, रिक्वेस्ट है कंप्लेन है, सरकारी अधिकारी उनसे रिक्वेस्ट है या उनसे कंप्लेन है, ठीक है। चलिए तो ये किसके द्वारा हो सकती है, सरकारी अधिकारी से रिक्वेस्ट या कंप्लेन है, आपको देखने को मिलेगी कि यह हिंदी भाषा में हो सकती है, हिंदी भाषा में हो सकती है। हिंदी भाषा इसके लिए प्राइमरी होगी, प्राइमरी, प्राइमरी का मतलब है कि हिंदी में लिख के भेज सकते हैं, चाहे तो किसी और भाषा में भेज सकते हैं, चाहे तो किसी भाषा में भेज दें वरना हिंदी में भेज सकते हैं, ठीक है। चलिए क्या रखेंगे, तो यह आपको बताया गया यहाँ पे सरकारी अधिकारी से रिक्वेस्ट या कंप्लेन, रिक्वेस्ट या फिर इसको बोलते हैं लैंग्वेज ऑफ रिक्वेस्ट और कंप्लेन, लैंग्वेज ऑफ रिक्वेस्ट, लैंग्वेज ऑफ रिक्वेस्ट और कंप्लेन, रिक्वेस्ट और कंप्लेन, रिक्वेस्ट और कंप्लेन आपको देखने को मिल जाएगी यहीं पर, राइट। आर्टिकल 350 हो जाएगा। देन हम बात करते हैं आर्टिकल 350 ए, प्राथमिक शिक्षा का जो इनिशियल लैंग्वेज होता है उसका हिंदी में हो। प्राथमिक शिक्षा या प्राइमरी एजुकेशन जो है, प्राइमरी एजुकेशन है, प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन है जिसको बोलते हैं प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा है। तो मेरे लाल जो प्राथमिक शिक्षा है प्राइमरी एजुकेशन है, प्राथमिक शिक्षा है या प्राइमरी एजुकेशन जिसको कहा जाता है, यह राज्य भाषा हिंदी हो सकती है, ठीक है। याद रखना जैसा मैंने बताया कि प्राइमरी एजुकेशन के लिए चीजें आपको देखने को मिलती है कि प्राइमरी एजुकेशन आपकी हिंदी में हो, हिंदी में हो, हिंदी में हो या राजभाषा में हो या राज्य भाषा में, राज्य भाषा में। ऐसा कंसीडर किया जाता है कि मातृभाषा में आप इसको कराएं, प्राइमरी लैंग्वेज पर मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराई जाए, ठीक है। हिंदी हो या राज्य भाषा में, इसको अब मातृभाषा के तौर पर भी जान सकते हैं, मातृभाषा के तौर पर जान सकते हैं। अभी जो 21 फेब गया है इसको मातृभाषा दिवस के तौर पर भी जाना है, ठीक है। चलिए रजत मेरे नाम में बिल्कुल ठीक हूं। 350 बी के अंदर बताया जाता है अल्पसंख्यकों के लैंग्वेज के प्रोविजंस अलग है, ठीक है। माइनॉरिटीज लैंग्वेज प्रोविजंस अलग है, माइनॉरिटीज लैंग्वेज प्रोविजंस, लैंग्वेज प्रोविजंस, लैंग्वेज प्रोविजंस जो आपको अल्पसंख्यक देखने को मिलते हैं, माइनॉरिटीज देखने को मिलते हैं, वह भाषा के लिए अलग से प्रावधान कर सकते हैं। अल्पसंख्यकों द्वारा भाषा, अल्पसंख्यकों द्वारा भाषाई प्रावधान, अल्पसंख्यकों द्वारा, अल्पसंख्यकों द्वारा, अल्पसंख्यकों द्वारा भाषाई प्रावधान, भाषाई प्रावधान आपको देखने को मिलेंगे। और बचता है इसके अंदर एक आर्टिकल, आर्टिकल 351, हिंदी भाषा का प्रसार करना यह राज्य का कर्तव्य है, दिस इज ड्यूटी ऑफ स्टेट टू प्रमोट हिंदी। आर्टिकल 351 लास्ट आर्टिकल हो जाएगा, आर्टिकल 351 हिंदी भाषा का प्रसार राज्य का कर्तव्य है, हिंदी भाषा का प्रसार राज्य का कर्तव्य है, हिंदी भाषा का प्रसार, हिंदी भाषा का प्रसार राज्य का कर्तव्य है, राज्य का कर्तव्य है, हिंदी भाषा का प्रसार राज्य का कर्तव्य है, ठीक है। मैंने बताया हिंदी भाषा का जो प्रसार होगा, ठीक है, तो यह किसका कर्तव्य है मेरे भाई, यह राज्य का कर्तव्य है, ठीक है। तो प्रमोट, टू प्रमोट, प्रमोट हिंदी, ड्यूटी ऑफ स्टेट, ड्यूटी ऑफ स्टेट। कोशिश की जाए कि ऐसे कानून बनाएं जो हिंदी को प्रमोट कर पाए, कोशिश की जाए ऐसे कानून बने कि हिंदी और उस भाषा से संबंधित चीजों को प्रसार, ठीक है। चलो तो ये पूरा आपको पॉइंटर देखने को मिलता है। इसके बाद आपका पॉइंटर बचते हैं इमरजेंसी वाला। देखो आज मैं इमरजेंसी को अगर आपसे कराऊंगा तो खेचम खाच होगी 100%, मतलब मैं करा तो दूंगा 10 मिनट में करा दूंगा, बट यार वो चीज मैं नहीं चाहता कि मैं खेचम खाच आपके साथ करूं, कल मैं उसको डिटेल और डेप्थ में बताऊंगा आराम से। तो कल आपकी पॉलिटी का वो पोर्शन भी हो जाएगा और साथ में 19वां भाग भी हो जाएगा, ठीक है। फिर बचेगा आपका 20वें नंबर का भाग। तो जो 20वें नंबर का भाग है वो चाहे तो आप रिकॉर्डेड, आप चाहे तो रिकॉर्डेड डाल दूंगा, और अगर आप चाहते हैं कि रिकॉर्डेड नहीं हमको तो अलग से चाहिए तो लाइव। इसी के साथ आपका पोर्शन खत्म हो जाएगा, अब कल करेंगे। अब आप लोगों के लिए विशेष सूचना, अगर आप छोटा मोटा थोड़ी बहुत बात मेरी मान लेते हो तो एक काम कर लेना मेरे भाई, एक तो जीटाना क्लिप्स के ऊपर ये वीडियो डाली गई है, एक बार ये वीडियो देख लेना वन शॉट वाली, वाकई में अच्छी वीडियो, मतलब मेरी वन ऑफ द पर्सनल फेवरेट वीडियो है ये, हो सके तो एक बार देखो। दूसरा पॉइंट इसके अंतर्गत ये कि आप लोगों को मैं यहाँ से सीधा रिडायरेक्ट कर रहा हूँ अपनी इकोनॉमिक्स के वन शॉट के लिए, आज क्योंकि इकोनॉमिक्स का वन शॉट है और इकोनॉमिक्स का वन शॉट ठीक 79 मिनट के बाद है, तो इसमें जरूर आना, ठीक है। चलिए और सारी पीडीएफ आपके ग्रुप में डाल दी कल